गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में मतलब ऐसी स्त्री जो नारी शक्ति के लिए स्त्रियों में एक शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। तो वो कौन है? भगिनी निवेदिता के बारे में इस पाठ में बात की जा रही है कि भगिनी निवेदिता किस तरह से नारी शक्ति की प्रतीक मानी गई। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मतलब हमारे देश में बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा देश की भलाई के लिए या देश के इतिहास में अपना बहुत योगदान देने वाली महिलाओं के बारे में मतलब इतिहास भरा पड़ा है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी नारियां हैं जिन्होंने भारत देश के इतिहास में बहुत कुछ कार्य किया और अपना योगदान दिया। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। मतलब एक विदेश की महिला है, हमारे भारत देश की महिला नहीं है, विदेशी महिला है। और विदेशी महिला होते हुए भी उसने भारत के लिए जो अपना अनूठा योगदान दिया उसके बारे में बात करें तो वो सबसे अनूठा मतलब अलग और प्रशंसनीय है, मतलब प्रशंसा करने योग्य है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अगर भगिनी निवेदिता है ना, उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुई, वो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना और उनसे प्रभावित होकर और उनके आह्वान मतलब होता है बेटा बुलाने पर, है ना, उनके बुलाने पर वो भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वे भारत आई थी। उनको शिक्षा प्रदान, भारत की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो भारत आई थी। और उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए, क्योंकि वो भारत भूमि में ही अपनी मातृभूमि के दर्शन करती थी। मतलब उसे भारत भूमि को ही वो अपनी भूमि मानती थी और भारत की बेटी बनकर उन्होंने, इसी कारण वो भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जब भारत को हम स्वतंत्र करवा रहे थे तो उस वक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे हम कौन सा? स्वतंत्रता आंदोलन कहते थे। और उसमें क्रांतिकारी मतलब जो क्रांतिकारी उस वक्त जो क्षत्रिय जो इसमें हिस्सा लिए थे उन्हें हम क्या कहते थे? क्रांतिकारी। जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था या जो वो सहयोग दिया था उनको क्रांतिकारी माना जाता था। तो वो महिला भी, भगिनी निवेदिता भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। और उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। इसको आप अंडरलाइन करेंगे और लर्न करेंगे कि मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? वह मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। और उनके पिता का नाम, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे कि उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल था और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। ये तीनों टॉपिक बेटे आप अंडरलाइन करेंगे। और भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। जब ये बहुत छोटी थी तभी इनके मम्मी और पापा दोनों का देहांत मतलब मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन नाना हर्मिल्टन ने द्वारा किया गया था। और इनके लालन पालन मतलब इनको बड़ा पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? इनके नाना ने। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। वो जो इनके नाना थे वो भी आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार मतलब जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनमें से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। मार्गरेट की शिक्षा कहाँ पे हुई थी? लंदन के एक चर्च के हॉस्टल में। हॉस्टल मतलब आवासीय विद्यालय क्या होता है? जो हम हॉस्टल बोलते हैं बेटे, आवासीय विद्यालय उन्हीं ही कहते हैं। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। मतलब पढ़ाने का, शिक्षण मतलब पढ़ाने का कार्य, टीचिंग करवाना उसे बहुत अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वो जब 17 साल की थी तो तभी से वो एक मतलब स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी।
वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। मतलब उसकी शिक्षा पढ़ाने का जो तरीका था, शिक्षण पद्धति भी खुद के द्वारा ही निर्मित थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। वह एक धार्मिक महिला थी, इसलिए उसे चर्च की जो भी गतिविधियां होती थी उसमें भी वो हिस्सा लेती थी बढ़ चढ़ के, तथा अधिकांश समय अध्ययनरत, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। इसलिए उसको मतलब पढ़ाई लिखाई का भी बहुत शौक था, तो वो पढ़ाने में अपने और चिंतन में और सत्य मतलब जिस बात में सच्चाई हो, ऐसी बातों में वो अपना समय व्यतीत करती थी। तभी एक घटना घटी, उसी समय की एक बात हुई जो उनके जीवन में एक नया मोड़ देने वाली थी, मतलब उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाली थी, कि एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी का, जो कौन थे, स्वामी विवेकानंद, वो लंदन, उनका लंदन गए थे और उनका नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर लंदन आए थे। जब वो विवेकानंद कब गए थे लंदन, जब उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि ख्याति, मतलब प्रसिद्धि अर्जित करना, मतलब ग्रहण करना, जब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि अर्जित कर ली थी या ग्रहण कर ली थी, तो अपने कुछ मित्रों, मतलब दोस्तों के आग्रह, मतलब जब बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो कहाँ पे गए थे, लंदन आए थे। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं पे ही हुई थी। मार्गेट यहीं पे ही स्वामी विवेकानंद से मिली थी। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उनकी बातें सुनी। प्रवचन मतलब उनके प्रवचन होते हैं जो बेटे, ये जो अपन किसी, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई साधु महात्मा होते हैं तो उनकी शिक्षाप्रद बातें जो होती हैं उन्हें हम प्रवचन कहते हैं। वाद विवाद फिर उनसे उन प्रवचनों के बारे में वाद विवाद हुआ, मतलब तर्क वितर्क हुआ। तर्क वितर्क के क्या होते हैं, आपसी बहस, जो उसको कंफ्यूजन था वो उसने क्लियर किया, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट करने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, और स्वामी जी के आग्रह पर उनके साथ उनसे भारत आना तय कर लिया। मतलब फिर उसने क्या किया, जब वो पूरी तरह से अपने, मतलब स्वामी जी के विचारों से संतुष्ट हो गई, तो उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुन लिया या अपना गुरु बना लिया, और उनके आग्रह, मतलब उनके विनती करने पर वो भारत आई थी, भारत को वो करने के लिए। उसके पश्चात भारत आकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई, बहुत उसे खुशी मिली कि वो भारत आई है, और वो गंगा के किनारे वेलूर मठी की एक कुटिया में दो अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। वो अमेरिकन महिलाएं भी क्यों, कौन थी, स्वामी जी की शिष्याएं थी, शिक्षक थी। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान और भारत माता के चरणों पर अपना जीवन समर्पित करे। अर्पित मतलब पूरी तरह से सौंप दे, मतलब वो अपने भगवान पर और भारत माता की सेवा में ही अपना जीवन न्योछावर करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता के में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। उसने भारत में अब क्या क्या काम किए वो उसके बारे में बताया गया है कि निवेदिता ने सबसे पहले विवेकानंद की जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षा थी, उनको सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। और इसके साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों के लिए, क्योंकि नारी शक्ति के लिए, स्त्रियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया, शुरू किया, आरंभ किया, मतलब शुरू किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने उनको कुछ, मतलब ये मिट्टी के काम वगैरह सिखाए, ताकि वो अपने जीवन, मतलब वो आय का भी थोड़ा बहुत वो आय भी बढ़ा सके। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने के जब कलकत्ता में महामारी फैली, तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य भी, पीड़ितों की मदद भी की।
तो वहाँ पे उन्होंने फिर अपनी मतलब जब कलकत्ता में महामारी फैल गई तो उसने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। वो दिन रात भूखी प्यासी रहकर रोगियों की चिकित्सा मतलब उनकी चिकित्सा मतलब उनकी ध्यान रखा, दवाई वगैरह देना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा, पीड़ितों की मदद की उन्होंने। और अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया कि यहाँ पे पीड़ित लोग हैं, इनके लिए हेल्प करो। और उसने इससे रिलेटेड ने धन भी इकट्ठा किया। वह लेखन कला और बोलने में भी निपुण थी, उसको लिखने का भी बहुत शौक था और बोलने के में भी वो बहुत ज़्यादा निपुण थी, योग्य थी। और इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक भी पहुंचाने में सफल रही। इसमें ये क्वालिटी होने की वजह से वो बड़े बड़े समुदायों में भी अपनी बातों को पहुंचाने में सफल रही थी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारतीय की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। जब उन्होंने निवेदिता को अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए देखा तो उसने पूरी तरह से मतलब उनका बर्बरतापूर्ण मतलब उनका क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा तो उसने पूरी ताकत लगाकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका समर्थन किया और उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उस समय जब महर्षि अरविंद ने जेल में कर्मयोगी पत्र का संपादक किया तो वो बीच में ही छूट गया था, तो उसका लिखने का कार्य भी किसने किया था? भगिनी निवेदिता ने किया। उन्हें भारतीय स्त्रियों अधिक प्रभावित करती थी। भारतीय जो नारियां थी वो उसे बहुत प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। क्योंकि देखा है ना, भारतीय महिलाओं में ये सब गुण पाए जाते हैं, लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, तो वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी कि महिलाएं लज्जावान और विनम्र ही नहीं होती, सेवा भाव ही उनमें नहीं होता, बल्कि वो वीर भी होती हैं। तो वीर महिलाओं के उनको किस्से सुनाकर उनको वीरता को जगाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा से अधिक ऊपर थी। वो कभी किसी जाति पात का है ना इस भाषा का इनके ध्यान न रखकर वो सभी को समानता की दृष्टि से देखने का कार्य भी करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी महिला है। जब उसने भारत को में आई तो उसने उनकी रहने तौर तरीके से कभी भी ये नहीं लगा कि वो दूसरे देश से आई है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उन्हें कोई अन्य नहीं कर सकता, उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। बहुत अच्छा अपना योगदान उसने भारत के को दिया। वह भी स्वामी जी के तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। मतलब 44 साल की जब थी वो तो भी उसकी मृत्यु हो गई छोटी, और उन्होंने वेद की ये ऋचाएं थी उनका स्मरण करती हुई वो इस संसार से विदा हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो वेद की ऋचाएं क्या क्या कौन क्या थी? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छाई से इसका मतलब बेटा मैं आपको अभी दूसरे आपको जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी तभी मैं इसका आपको अर्थ वो करूंगी। इसका मतलब ये होता है कि अच्छाई से कि बुराई से अच्छाई की ओर चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर गमन करो। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें ये चैप्टर आपको एक बार रीड करना है बेटे। आपका होमवर्क होगा कि आपको ये चैप्टर एक बार पढ़ना है दोबारा से, और इसका एक पेज सुलेख आपको करना है। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। आपको इसके खालिस्तान और वो ये कोष्टक वाले प्रश्न हैं वो आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। ठीक है बेटे? अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, एक पेज सुलेख करेंगे। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।